सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्नो अड्डा। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 9th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का वन शॉट वीडियो यहाँ पे है। बहुत ही आराम से मैं पूरा लेक्चर समझाने वाला हूँ। आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि पेन कॉपी लेके आप बैठ जाएंगे, पूरा नोट्स अच्छे से कॉपी करेंगे और या फिर अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के बैठ जाएंगे। पूरे नोट्स को जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको हाईलाइट कर लोगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है अभी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो या फिर आप नोट्स बनाना प्रेफर करते हो तो नोट्स बना लो, अदरवाइज एनसीईआरटी बुक में उसको हाईलाइटेड से हाईलाइट कर लो या फिर पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लो। जो आपको पसंद है वो कर लीजिए आप अपने टाइम के हिसाब से देख के। तो पूरे नोट्स को मैंने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे बना चुका हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे अट्रैक्टिव कम लग रहा होगा, लेकिन हाँ, मैं आपको ये पूरी उम्मीद दिलाता हूँ कि पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर करूँगा, भले अट्रैक्टिव कम लगे या फिर आपको थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग गंदी लगे। तो उसके लिए सॉरी अगर हैंड राइटिंग गंदी लग रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी टॉपिक अच्छे से समझा दूंगा मैं, और आप भी समझने के प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाड postulated the theory, if we go on dividing matter, that is called padarth, if we will obtain a smallest particle beyond which on further division can't be possible, which is known as परमाणु। तो महर्षि कनाड हैं, या फिर कानड बोल सकते हो, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छा लगे, कनाड, कनड, महर्षि कनड, ठीक। अराउंड 500 BC, 500 BC पहले इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कनाड, जिन्होंने एक थ्योरी हमें दी। जो थ्योरी कहती है कि जो मैटर होता है हमारा, एक मैटर, उसको अगर हम डिवाइड करते चले जाए, मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ, कहते हैं। हम लोग जानते होंगे, आप लोग इस शब्द से परिचित होंगे कि अगर पदार्थ को हम लोग और ज़्यादा डिवाइड करते चले जाएं, तोड़ते चले जाएं उसको, तो हमें बाद में एक छोटा सा, इतना छोटा सा मिलेगा हमको पार्टिकल, जो कि उसके बाद उसको तोड़ना या फिर डिवाइड करना इम्पॉसिबल के करीब हो जाएगा। तो उसको हम लोग जो कहते हैं, जो छोटा सा पार्टिकल होता है जिसको डिवाइड फर्दर करना इम्पॉसिबल होता है, उसको हम लोग कहते हैं परमाणु, ठीक। परमाणु कहते हैं। परमाणु पिक्चर आपने भी देखा होगा, इसी के ऊपर है। एटम बॉम्ब जो बनता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल वी नो, है कि नहीं। परमाणु उसी को कहते हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स डेमोक्रिटस एंड लियोसिपस, ल्यूकीपस या फिर ल्यूसिपस, आप जो प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम्स। वही मैं कहा ना, परमाणु पिक्चर देखे होगे, इसलिए उसका नाम रखा गया है, क्योंकि बॉलीवुड की पिक्चर है, हिंदी की है। हमारे यहाँ परमाणु ही कहा जाता था उसको, एटम्स को, तो परमाणु पिक्चर उसका नाम पड़ा, क्योंकि वहाँ पे एटमिक बम का टेस्ट होना था, ठीक ना। तो जिसको क्या कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बहुत सारे इंजीनियर्स और फिर क्या कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब लोग उसमें शामिल थे, आपने पिक्चर देखा होगा। और यहाँ पे अब हमारा डेमोक्रिटस और ल्यूकीपस और ल्यूसिपस, जो भी आप कह सकते हो, उससे हम इन्होंने क्या कहा, इसको परमाणु को एटम्स कहा। एंटोनी एल लेवोसियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय इस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंटोनी एल लेवोसियर बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने केमिकल साइंसेज का फाउंडेशन रखा, बेस रखा। जैसे घर बनता है, मकान बनता है, तो उसका एक बेस होता है, फाउंडेशन होता है, नींव होती है। उसी तरह उसका नींव रखने का काम किसने किया? एंटोनी एल लेवोसियर ने। जहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने को मिलते हैं। हालांकि होते हैं कई होते हैं, लेकिन इसमें से हमें चैप्टर में सिर्फ दो ही पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है वो। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, this law established after the experiments by Lavoisier and Joseph L. Proust. तो this law was established after the experiments by Lavoisier and Joseph L. Proust. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? वो लेवोशियर, मतलब एंटोइन एल लेवोशियर और जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा। एक क्वेश्चन में आ सकता है 1 मार्क को, तो इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं द केमिकल रिएक्शन between two or more substances give rise to products which is governed by certain laws called laws of chemical combination। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेज, जैसे एक सब्सटेंसेज हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता हूँ A+B, और यहाँ पे एरो दिखा के इनका प्रोडक्ट बन गया AB। तो ये क्या हो गया, मेरा दो सब्सटेंसेस को मैंने लिया, उसका रिएक्शन हुआ केमिकली, अपने बीच में रिएक्टेंट्स करते हैं, और यहाँ पे एरो लगा के इसको दिखा देंगे, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ताकि दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके दो सब्सटेंसेस कोई एक तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस गिव राइज टू प्रोडक्ट्स विच इज गवर्न बाय सर्टन लॉज कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
अब इस केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए, तो कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसकी वजह से इसको हम और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब H प्लस O2 रिएक्ट करते हैं, H2 और O2 जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा H2O बनता है कि नहीं। तो वो सब चीज़ें कैसे होती है, कैसे नहीं बनता है, तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अच्छे से। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर 5 लॉज होते हैं, जिसमें से ये 3, 4, 5 वाले हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस। हमको सिर्फ ध्यान देना है इन दोनों लॉज पे। हो तो क्या है, आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे में पढ़ना है। सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हायर क्लासेस में। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हायर क्लासेस में। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम हायर क्लासेस में। तो चलिए पहले पे हम ध्यान देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको समझाया, ए और बी का मान लेते हैं एक्स मास है यहाँ पे, तो जो ए बी प्रोडक्ट बनेगा हमारा उसका भी एक्स मास होगा, ठीक ना। अगर इसका एक्स मास है तो इसका भी एक्स मास ही होगा दोनों का मिला के। ये नहीं कि इसका एक्स है तो इसका वाई हो जाएगा। जैसे इसका 1 ग्राम है ए बी का मिला के कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे इसका भी 1 ग्राम होगा दोनों का मिला के, जब दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ए प्लस बी रिएक्टेड, दे आर कॉल्ड द रिएक्टेंट एंड ये एरो कहा जाता है। और इसके बाद दोनों को जब रिएक्ट करते हैं केमिकली तो उसके बाद प्रोडक्ट बनता है ए बी। उसका भी मास उतना ही होगा जितना कि दोनों रिएक्टेंट का ऐड करने पे था। इसका 1 ग्राम था दोनों का ऐड करने पे, तो इसका दोनों का कंबाइन करने पे भी, रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका भी 1 ग्राम होगा। इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको पूछ देता है व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाइन विथ एग्जाम्पल। तो आप H2O का दे सकते हो एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे H2 होता है प्लस O2 होता है, हमारा रिएक्ट करता है तो बन जाता है हमारा H2O, ठीक। तो यहाँ पे आप लगा देते हो, इसको 2 कर देते हो और यहाँ पे 2 कर देते हो। ये हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 लगा दिए तो 4 हमारा हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन। ये कैसे हो रहा है मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी चलिए समझाने के लिए सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया हूँ मैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सेकंड पॉइंट है। जो मास होता है उसको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बात समझ में आया ना, कि कोई भी चीज़, किसी का भी मास होता है तो उसको ना ही आप क्रिएट कर सकते हो। मास कभी क्रिएट कोई नहीं कर सकता, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट इट कैन बी चेंज्ड इन अनदर फॉर्म, ठीक। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, ठीक ना। ये कैसे, E इक्वल टू mc², ये आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, E इक्वल टू mc²। ये m जो होता है हमारा मास होता है, E एनर्जी होती है, C हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, बट कैन नाइदर एनर्जी नाइदर मास कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए एग्जांपल, जैसे A प्लस बी इक्वल टू ए बी, तो रिएक्टेंट इसको कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इक्वल टू मास ऑफ ए बी, ठीक। दोनों रिएक्ट किए हैं, जितना दोनों का मास होगा जोड़ के वही मास ए बी का प्रोडक्ट का बनेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे H2 का जितना मास था और O2 का जितना मास था, दोनों को ऐड किए और फिर उसके बाद H2O फॉर्म हुआ। तो इस H2O का जितना मास होगा उतना ही इन दोनों को ऐड करने पे मास होगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इन अ केमिकल रिएक्शन, कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, ठीक ना। कि किसी भी कंपाउंड से, जैसे लगते हैं हम लोग 2 कंपाउंड ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक कंपाउंड होता है ए, दूसरा कंपाउंड होता है बी, दोनों को ले लिए हम। अब एक कंपाउंड में से हमारा आ जाता है, हमें वाटर फॉर्म करना है, H2O फॉर्म करना है, ओके। तो यहाँ से हमारा कंपाउंड ए से आता है H2, ठीक, और फिर बी से आता है मेरा O2 प्लस O2, और यहाँ पे H2O हमको देता है, ठीक। अब बैलेंस ही कर देते हैं। बैलेंस कर देने के लिए क्या हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, मतलब एक ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे मैं 2 इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 × 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 × 2 हाइड्रोजन 4 हो गया, और यहाँ पे 2 × 1 तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। बैलेंस हो गया मेरा। तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड से, मतलब 2 अलग अलग कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो वो उतना ही हाइड्रोजन निकल के आएगा जो एक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए चाहिए होता है डिफरेंट प्रोपोर्शन में। समझ रहे हो ना। किसी भी कंपाउंड से A B C D, किसी भी कंपाउंड से, अगर यहाँ पे 4 और रहते हैं, C कंपाउंड, D कंपाउंड, अगर इसमें से भी हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन से बने हुए हैं कंपाउंड, तो इसमें से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो H2 ही निकल के आएगा, क्योंकि हमें वाटर बनाना चाहिए, जितना वाटर बनाने के लिए चाहिए हाइड्रोजन उतना ही आएगा।
अगर इसमें से ऑक्सीजन लेना चाहते हैं तो ऑक्सीजन उतना ही निकल के आएगा जितना हमको हाइड्रोजन मतलब वाटर बनाने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो वही लिखा है, इन अ केमिकल रिएक्शन कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स, वही सेम एलिमेंट्स कंटेन किए रहते हैं, प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में ही रहते हैं। जैसे H2O2, फिर उसका बन गया मेरा H2O, डिफरेंट प्रोपोर्शन 2:1 में फॉर्म में के रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहते हैं, 2:1 के फॉर्म में रहते हैं। ठीक, मास प्रोपोर्शंस बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, किसी भी सोर्स लिया जाए, कंपाउंड ए से, बी से, सी से, डी से, कोई मैटर नहीं करता। इट वॉज गिवन बाई एंटोइन एंड लेवोसियर। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे दिया है, पहला 18 ग्राम ऑफ H2O है, 18 ग्राम ऑफ H2O में क्या 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। 18 ग्राम ऑफ H2O में समझ रहे हो ना कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का मास मेरा 1 होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम के इक्वल होता है। तो इसमें 18 ग्राम ऑफ H2 है तो 2 H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, एक H और एक H, तो इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम, 2 हो गया। अब 2 को 18 में से माइनस कर दो तो 2 ग्राम ऑफ H और जो बचा वो 16 ग्राम ऑफ O। यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन अपन मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2/16 इक्वल टू 1/8 आ गया। ठीक ना, ये मेरा डिफरेंट प्रोपोर्शन, किसी मतलब जो भी लिया जाए ये डिफरेंट प्रोपोर्शन है। मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन उतना ही आएगा, 1/8। दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ भी 1/8 आना चाहिए। कैसे, 16 ग्राम ऑफ H2O इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ H एंड 32 ग्राम ऑफ O। ठीक ना, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ H लिखेंगे और अपॉन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे इक्वल टू 1/8। यहाँ भी 1/8 आया, यहाँ भी 1/8 आया। यहाँ पे 18 ग्राम था लेकिन यहाँ पे 36 ग्राम है, लेकिन फिर भी क्या आ रहा है, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में ही है, 1/8 के ही फॉर्म में है। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, 9 ग्राम ऑफ H2O, 9 ग्राम ऑफ H2O में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1/8, मतलब तीनों में अलग अलग ग्राम के लिए गए हैं H2O, लेकिन हमारा डिफरेंट प्रोपोर्शन कितना आ रहा है, 1/8, तीनों में कॉमन है। यही हमारा लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन है। किसी भी फॉर्म से लीजिए, किसी भी सोर्स से लीजिए, लेकिन हमारा जो प्रोपोर्शन रहेगा उनका, जो कंपाउंड का, वो सेम रहेगा तीनों में। H2O का देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या है, सेम है। अलग अलग सोर्सेस से लिए गए हैं, अलग अलग मास है इनका, है कि नहीं। दिस वेरीफाइज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज सेम। मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन सेम रहता है हमेशा। मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1/8 ही होता है। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, पूछता है एग्जाम में। ठीक, According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms. जो भी हमारे कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर होते हैं, वो किससे बने रहते हैं, स्मॉल पार्टिकल से, एटम्स, जिसको एटम कहते हैं। ठीक ना, डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी होती है, DAT, जिसको कहते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। सभी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर जो भी होते हैं हमारे मैटर, वो स्मॉल पार्टिकल से बने रहते हैं, जिसको एटम्स कहते हैं। इनके 6 पोस्टुलेट्स हैं, चलिए देखते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के, DAT के। पहला बोलता है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। असल जानते हो, हर पार्टिकल जो बहुत ही छोटे, हर मैटर जो बहुत ही छोटे टाइनी पार्टिकल से बना रहता है, जिसको एटम्स कहते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में इसको हम लोग डिस्कस किए, परमाणु के नाम से जानते हैं एटम को। सेकंड, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, लॉ ऑफ, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि ना हम मास को ना इधर क्रिएट कर सकते हैं, ना इधर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वही मास की जगह यहाँ पे एटम आ गया। ना ही एटम को, क्योंकि छोटा मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, तो उसको ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एटम को, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि उसका भी कुछ मास होता है। तो ना ही हम उसको बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम कोई बना या बिगाड़ नहीं सकता, मतलब कि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। थर्ड, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक गिवन एलिमेंट का जो हमारा मास होता है वो आइडेंटिकल होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिकल होती है। समझ रहे हो ना। जैसे हाइड्रोजन को ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन आप ले लीजिए, यहाँ पे HCl में से हाइड्रोजन ले लीजिए, या फिर आप हाइड्रोजन H2O में से निकाल के ले लीजिए। दोनों में से आप निकाल लीजिए, या फिर किसी और कंपाउंड से निकाल लीजिए। तो जब निकाल लेंगे, इसमें से हाइड्रोजन हमारा निकल के आ जाएगा, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी और इसका मास भी सेम रहेगा। मास 1 ग्राम रहेगा और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज़ भी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी।
ये कहने का मतलब है यहाँ पे एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकली मास। एक गिवन एलिमेंट का मास जो होता है वो आइडेंटिकल होता है एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती हैं। यहाँ से चाहे HCl से हाइड्रोजन ले लीजिए, चाहे H2O से हाइड्रोजन ले लीजिए। ये नहीं कि आप HCl से लोगे हाइड्रोजन तो उसकी प्रॉपर्टीज और केमिकल फॉर्मूला और उसका मास अलग हो जाएगा, H2O से लोगे उसका तो उसका प्रॉपर्टीज, उसका मास, उसका और केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ पे चलते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के हमारा जो होता है मास वो डिफरेंट होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का मास अलग है, प्रॉपर्टीज़ अलग है, हाइड्रोजन का मास अलग है, प्रॉपर्टीज़ अलग है, ऑक्सीजन का मास अलग है, प्रॉपर्टीज़ अलग है। समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का अलग अलग मास होता है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सब कुछ आपको रटना पड़ेगा। पहले समझा तो दे रहा हूँ लेकिन बाद में आपको रटना भी पड़ेगा, क्योंकि यही सेम सेम पॉइंट आपको सेम सेम वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। अपने से बना के लिखने जाओगे तो मार्क्स नहीं देगा टीचर आपको, ठीक ना? तो सब समझ के इसको लर्न कर लीजिएगा। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स कंबाइन इन रेशियो, जैसे अभी हमने H2O का रेशियो बताया 1/8, हमने वहाँ पे निकाला उसको। तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ होल नंबर के फॉर्म में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड्स बनाने के लिए वो होल नंबर में फॉर्म करते हैं वो। इसको भी रटना पड़ेगा आपको, मतलब पूरा रट तभी पाओगे जब पूरा समझ पाओगे, इसलिए समझा दे रहा हूँ पूरा। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर, उनका जो नंबर होता है, एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जैसे H2O में हो गया, आप यहाँ पे इसको वैलेंसी के थ्रू कितना भी एटम ले लीजिए, H4 ले लीजिए, यहाँ पे O8 ले लीजिए, H8 ले लीजिए, कंबाइन करने के लिए आपका लास्ट में H2O ही कटपुट के निकल के आएगा। जो भी इसको डिवाइड करके आएगा लास्ट में H2O ही निकल के आएगा, इसी के अलावा कुछ और नहीं आएगा। ठीक, वही करने की कोशिश है यहाँ पे। जैसे आप मैथ्स में लेते हो इक्वेशन, यहाँ पे x² y² ले लिए अपॉन डिवाइड बाई XY कर दीजिए बाद में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका XY और XY कट जाएगा, लास्ट में आपका निकल के आ जाएगा XY। ठीक ना? तो ये लास्ट में क्या निकल के आया, XY निकल के आया ना यहाँ पे कटपुट के। उसी तरह यहाँ से कट्टम कुट्टम करने के बाद H2O ही निकल के आएगा आपका। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। जैसे हमने डिस्कस किया, परमाणु इसको कहते हैं, सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्ट होता है, पार्टिकल होता है, तो यही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होता है। According to modern atomic theory, an atom is the smallest particle of an element which takes part in chemical reactions. केमिकल रिएक्शंस में सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का, वही पार्ट लेता है हमारा केमिकल रिएक्शन में। ठीक ना? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग यही बोला जाता है कि एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए किसी एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम उसका लिया जाता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको कहते हैं किसी एक एलिमेंट का। ठीक ना? एटम्स आर वेरी एंड विच atoms are vary and which cannot be seen even through very powerful microscope. एटम्स वेरी करते हैं, यहाँ पे VARY होना चाहिए। वेरी मतलब वेरी करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। एटम्स वेरी एंड विच कांट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। एटम्स इतने छोटे छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, तो यहाँ पे आप टाइनी लिख देता हूँ इसको, टाइनी। एटम्स आर टाइनी, इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एंड विच कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू पावरफुल माइक्रोस्कोप। पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इतना छोटा होता है परमाणु, जिसको हम लोग हिंदी परमाणु ही कहते हैं एटम्स को। बस समझ लीजिए एकदम पॉइंट से भी छोटा होता है, जो पॉइंट में बनाया हूँ यहाँ पे इससे भी छोटा होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। एटमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। एटमिक रेडियस जो होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर्स में, जिसकी वैल्यू होती है नैनोमीटर की, 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर। समझ रहे हो ना? 10⁻⁹ मीटर होता है, इतना छोटा था, सोच लो 10⁻⁹ मीटर, मतलब इसको सोच भी नहीं सकते हम लोग कितना छोटा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एटम ऑफ हाइड्रोजन जो होता है इसका क्या होता है कि 10⁻⁻10 मीटर का होता है। मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन 10⁻⁸ मीटर होता है। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का 10⁻⁹ मीटर होता है। समझ रहे हो ना? ये हमारा नैनोमीटर में सब मेजर किया गया है। मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स 1 नैनोमीटर की वैल्यू के हिसाब से सब आया है मेरा। ठीक ना?
जो भी आपके एनसीईआरटी की किताब में भी दिया होगा, एक ग्राफ बना के पूरा ये सब दिया होगा उसके बारे में। मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉडर्न डे में कौन से हम सिंबल्स यूज करते हैं। डल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स, डल्टन पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स यूज करना पसंद किया। बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स शुड बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट। तो बर्जीलियस साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि हमारे जो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो 1 और 2 लेटर्स के होने चाहिए फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का जो नेम होता है, जैसे वाटर, वाटर का हमारा H2O लिया गया है, और फिर जिंक का हमारा जेड लिया गया है। चलिए आगे एक्सप्लेन करता हूँ, लोग देख के एग्जांपल समझ जाओगे, आपके किताब में भी दिया होगा पूरा बना के, ये मॉडर्न डे और सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के नीचे पूरा बना के दिया होगा, बहुत ढेर सारे सिंबल्स। यहाँ पे कुछ सिंबल्स मैंने बना के रखे हैं, आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का बनाया गया था सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल बनाया गया था, फिर यहाँ पे सिल्वर का सिंबल, आयरन का सिंबल, प्लेटिनम का सिंबल, यहाँ पे कॉपर का सिंबल। तो इस तरह का पूरा चार्ट बना कर दिया गया, अब उस चार्ट को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ भी आपको कोई भी सिंबल देके पूछ सकता कि डल्टन के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे सिंबल था और इसका नाम क्या था। दे देगा, ये एस बना कर दे देगा, तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये कौन सा सिंबल, इसका नाम लिखिए। 1-2 मार्क्स में इजीली दे सकता है आपको। द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम सिप्रस, अ प्लेस ऑफ वेयर इट, साइप्रस या फिर सिप्रस, साइप्रस ही पढ़ लेते हैं, साइप्रस, अ प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। कॉपर का नाम कहाँ से लिया गया, साइप्रस से, एक प्लेस का नाम है जहाँ से इसको पहली बार फाउंड, मतलब इस कॉपर को डिस्कवर किया गया था, पहली बार कॉपर मिला था, है कि नहीं। अभी इस तरह की और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको फाउंड नहीं किया गया है, जो जहाँ से मिलेंगे, अगर कोई आदमी उसको डिस्कवर करता है तो उसके नाम पे रखा जाएगा। अगर हो सकता है उसके कंट्री पे रखा जाए उसका नाम, या फिर उसके प्लेस पे उसका नाम रखा जाए। तो ये जिस प्लेस पे फाउंड किया गया था पहली बार, उसी के साइप्रस प्लेस नाम था, उसी के नाम पे कॉपर रखा गया। नाउ IUPAC, IUPAC क्या होता है भाई, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे हमारा SBI होता है, SBI बैंक, जान आप लोग नाम सुने होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा RBI बैंक का वाला काम हो गया उसका। तो उसका काम क्या होता है कि सारे पैसे जमा करके अपने बैंक में रखे रहना, है कि नहीं। RBI हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पूरे बैंक जितने इंडिया में बैंक चलते हैं उसका कनेक्शन, वो उसका हेड वो होता है। तो हमारे यहाँ जितनी भी केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है, तो उसका केमिस्ट्री का नाम देने का काम होता है IUPAC का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे हमारा RBI पूरे जितने बैंक होते हैं, बैंक को मैनेज करता है, उसी तरह IUPAC होता है, जितने भी एलिमेंट्स नए नए फाउंड होते हैं तो उनके नाम जो होता है मैनेज करना, उसका नाम देना IUPAC का काम होता है कि इसका सही नाम क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नेम अप्रूव करता है। जो भी आप लोग ये सब पढ़ रहे हो, ये सब तो IUPAC ने ही दिया है, IUPAC ने इसको अप्रूव किया है, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर IUPAC इसको चेंज कर देता है आयरन को कि Fe को हम आयरन नहीं कुछ और पढ़ेंगे, तो हम लोगों को कुछ दूसरा पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है। अगर कोई नया एलिमेंट फाउंड किया जाएगा तो उसका नाम सही से बताने वाला काम कौन करेगा, उसका काम रहेगा IUPAC का, उसका नामकरण करने के लिए। जैसे कोई एक न्यू बॉर्न बेबी आता है तो उसके पेरेंट्स की ये हक होता है कि उसका नाम रखें, कोई और नहीं रख सकता है। उसी तरह कोई नया एलिमेंट जब आता है, खोज होती है, तो उसके पेरेंट्स का काम कौन करता है, IUPAC काम करता है, यही उसका नाम रखेगा, नामकरण करेगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल अपर केस एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लोअर केस। जैसे कि कोई भी एलिमेंट का जब हम लोग नामकरण करते हैं तो पहला नाम उसका लिखा जाएगा हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जब भी उसका सिंबल लिखेंगे एलिमेंट का। ये नहीं कि हाइड्रोजन का सिंबल लिखना है तो आप स्मॉल एच बना दोगे, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक ना। पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, गोल्ड का AU होता है, तो इसका पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, और दूसरा लेटर स्मॉल है। कोबाल्ट में C कैपिटल लेटर है, O स्मॉल लेटर है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। सम अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन एंड ग्रीक फॉर्म। कुछ सिंबल्स हैं जिनका हमने नेम लैटिन फॉर्म में, जर्मन फॉर्म में, ग्रीक फॉर्म में रख दिया। जैसे Fe आयरन जो होता है, उसका लैटिन फॉर्म में उसको हम लोग उसका डिराइव किए लैटिन फॉर्म से। फेरम होता है तो फेरम से Fe रख दिए उसका आयरन का भाई IRON स्पेलिंग होती है, लेकिन रखाया नाम Fe है क्योंकि लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है फेरम, लैटिन में उसको फेरम कहते हैं आयरन को। सोडियम का Na होता है सिंबल, तो ये नाइट्रियम से डिराइव हुआ गया है जो कि जर्मन है। और फिर पोटेशियम का K होता है जिसको हम लोग कैलियम कहते हैं, जो कि ग्रीक से हुआ है, इसलिए यहाँ पे लैटिन, जर्मन और ग्रीक का आ गया। तो ये लैटिन है, ये जर्मन है, ये ग्रीक है,
ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए हैं। रेस्ट ऑल गिवन इन एनसीईआरटी। बाकी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो, पूरा पूरा लर्न कर लोगे। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में इजिली पूछ सकता है आपसे। एटॉमिक मास के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? डेल्टस एटॉमिक थ्योरी प्रपोज द आइडिया ऑफ एटॉमिक मास विच एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने, अभी मैंने आपको बताया कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो उसी को ये एटॉमिक मास थ्योरी अच्छे से, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की है एटॉमिक मास, जो कि अच्छे से एक्सप्लेन करती है कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल, ठीक ना। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। तो जो एक एटम का जो मास होता है उस एलिमेंट का, उसी को एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक ना। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मास होता है एक एटम का, एक एलिमेंट ले लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम का जो मास होगा वही उसका एटॉमिक मास कहलाएगा, ठीक ना। एटॉमिक मास किस लिए? क्योंकि उसके एटम का मास है, इसलिए एटॉमिक मास कहलाएगा। एक एलिमेंट का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्यों कहलाएगा? उसका एटॉमिक मास 1 ग्राम है, या फिर 1 U उसको कहते हैं। 1 U क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसके एक एटम का मास 1 U है, इसलिए कहते हैं एटॉमिक मास। ये 1 U हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कहलाएगा। In 1961, IUPAC have accepted atomic mass unit, atomic mass unit और U, AMU कहते हैं या U कहते हैं, to express atomic and molecular mass of elements in and compounds। compounds का मास, molecular mass का मास, molecular mass का molecular mass का मास, molecules का मास बोल सकते हो, compounds का मास, atoms का मास को डिफाइन करने के लिए AMU U उसको कहते हैं। किस ईयर में इसको IUPAC ने एक्सेप्ट किया? 1961 में। ये आपका ईयर पूछ सकता है इजिली। और क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया था? AMU, जिसकी वजह से हम किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का मास बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक ना। AMU लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर U लिख कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का मास किससे रिप्रेजेंट किया? U से, यही AMU, या फिर AU की जगह आप AMU लिख सकते हो। The atomic mass unit is defined as the quantity of mass equal to 1/12 of the mass of an atom of कार्बन 12। अब कार्बन 12 क्या होता है? कार्बन 12 का भी इस तरह लिख सकते हो C12। ये एक आइसोटोप होता है। आइसोटोप्स बहुत होते हैं कार्बन के, जैसे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कार्बन 6 हो गया। ये सब आइसोटोप्स हैं। क्या है सब? ये सब आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स मतलब कि आपका ये जो ऊपर वाला रहेगा सिंबल, वो चेंज होता रहेगा, ठीक। इस चीज़ के बारे में, आइसोटोप के बारे में, आइसोबार क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोबार आइसोटोप क्या होता है, सब के बारे में आप पढ़ोगे। लेकिन अभी आपको खाली इतना देना कि जो आइसोटोप होता है कार्बन 12, उसका 1/12, जैसे यहाँ पे 1 AMU और U 1/12 पार्ट होता है। इस कार्बन आइसोटोप का 1/12 पार्ट होता है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12, है कि नहीं। किसी का हाफ करना होता है तो कार्बन 12 का हाफ कर दो, इस तरह हो जाएगा। इसका फिर 3 से डिवाइड कर दोगे, इसका ट्रिपल हो जाएगा, ट्राइथ। क्वाड 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 करना है तो एक क्वाड कराएगा, 4 से डिवाइड कर दोगे, है कि नहीं। तो इसका 1/12 करना है, ये 1/4 का लाएगा, ये 1/3 का लाएगा, ये हाफ का लाएगा, सिंपल सा हाफ कहते हो, इसको 1/3 कहते हो, इसको 1/4 कहते हो, या फिर क्वाड कर लाता है, CUARDTH, क्वार्थ, है कि नहीं। तो 1/4 करते हैं, 1/3 करते हैं। तो 1/12 जो होता है किसका होता है? मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मास ऑफ एटम होता है, ये मतलब मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का मास होता है, उस मास का कितना होता है? 1/12 होता है। कार्बन 12 के एटम का मास का 1/12 होता है, 1U बराबर, जो आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg आता है। ये इसको लिए टाइम लेके इसलिए समझा रहा था कि ये अच्छे समझ में आ जाए। बच्चों को कन्फ्यूजिंग आ होती है यहीं पर होती है। द एटमिक मास यूनिट इज डिफाइंड, एटमिक मास यूनिट को डिफाइन करते हैं एज द क्वांटिटी ऑफ द मास ऑफ इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 कहता है ये आइसोटोप होता है कार्बन का। सिंपल से हम लोग कार्बन लिख तो देते हैं, लेकिन इसका आइसोटोप होता है कार्बन 12। इसके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, ठीक ना। और इसका वैल्यू आता है यहाँ पे 1/12 इंटू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, जो कि आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पे जैसे एलिमेंट्स ले लिए, एलिमेंट्स उसका एटमिक मास क्या होता है? हाइड्रोजन का 1U होता है, मैंने आपको ऊपर बताया। कार्बन का 12U होता है, ये देखिए कार्बन का है 12U। ये कार्बन का आइसोटोप है जो कि C12 होता है। इसका 1/12
जो होता है वही हमारा 1U और ये 1 AMU की वैल्यू होती है। नाइट्रोजन की वैल्यू होती है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14U। ठीक ना, आपको हो सकता है ये सब क्लियर हो गया होगा। लर्न ऑल AMU और U, मतलब कि यहाँ पे जितने भी हमारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास है उसको याद कर डालिए, जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया है उसको लर्न कर डालिए, आपके लिए ईजी हो जाएगा। एटॉमिक एक्सिस्टेंस, एटॉमिक एक्सिस्टेंस कैसे आया? एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डजंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। बहुत सारे एटम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और फ्री स्टेट में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब ऑक्सीजन में पाए जाते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते रहते हैं। Only the atoms of noble gases such as the helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, ये सब सिंबल्स हैं। अगर पढ़ के बता दे रहा हूँ क्या क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आर केमिकली अनरिएक्टिव, केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इस वजह से ये प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज अ सिंगल एटम, और इसे एज अ सिंगल एटम ही पाए जाते हैं पूरे एटमॉस्फियर में। और हीलियम इज़ द लाइटेस्ट गैस, हीलियम जो होती है लाइटेस्ट गैस होती है, आपको पता होना चाहिए। और जो आपके बल्ब होते हैं, बल्ब में नियॉन गैस यूज़ होता है, आपके जो बल्ब होते हैं, सेफर्स होते हैं, उसमें नियॉन गैस प्रेजेंट रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। और आर्गन होती है, नियॉन होती है, यही सब अनरिएक्टिव गैसेस उसमें प्रेजेंट रहती हैं। क्योंकि जैसे ही आप जो पीला वाला बल्ब होता है, येलो वाला बल्ब होता है, CFS की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, LEDs की नहीं, जो आपका घर पे येलो बल्ब नहीं होते थे, येलो बल्ब जिसमें फिलामेंट लगे रहते थे, जिसमें कुछ इस टाइप के फिलामेंट लगे रहते थे, और इसको फोड़ते, जब इसको बल्ब में यहाँ पे आर्गन और नियॉन भरे रहते थे और गैसेस जो आपको दिखता नहीं था। जैसे इसको फोड़ोगे और इलेक्ट्रिक बल्ब से इसको बैटरी से कनेक्ट किए हो, बैटरी से कनेक्टेड है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिक स्विच से आपने इसको कनेक्ट करके रखा है इस बल्ब को, जैसे फोड़ोगे चालू है और तुरंत ये फिलामेंट जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अनरिएक्टिव गैसेस भरे रहती थी, जो कि आर्गन और नियॉन होती थी, इस वजह से इसमें रिएक्ट नहीं करता था ग्लास को। जैसे ग्लास को फोड़ के या फिर इसको हल्के से ग्लास को फोड़ोगे और उसके बाद ये फिलामेंट को कुछ टच नहीं होना चाहिए, हल्का सा ग्लास फोड़ दो उसका, उसके बाद इसको स्विच से कनेक्ट करो, तुरंत इस फिलामेंट में आग लग जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने टीचर्स के प्रेजेंस में ही करोगे, पहले वार्न कर देता हूँ, टीचर्स के प्रेजेंस में ही करोगे अगर ये एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है तो, या फिर अपने पेरेंट्स के ही प्रेजेंस में करोगे। बिल्कुल भी इसको घर के अंदर नहीं करने की कोशिश करोगे, प्लीज़ घर के अंदर मत करना, वार्न कर रहा हूँ आपको। एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस, एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस। जैसे कि H2O फॉर्म करने का मेरा मन किया, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एटम्स जो होंगे एक साथ कंबाइन करेंगे तब जाके इनका मॉलिक्यूल्स और आयंस फॉर्म होगा, है कि नहीं। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म हुआ है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म हुआ है, समझ में आया ना। एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, सभी अदर एलिमेंट्स के जो हमारे एटम्स होते हैं कंबाइन टुगेदर, एक साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। उसमें जो भी होता है सब कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम होता है, उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आपको पता होना चाहिए। जिसमें कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। तो एटम के अंदर पूरा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, वो आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे दो पार्ट में होते हैं एटम, एक आयन के पार्ट में होता है और एक टूट जाता है मॉलिक्यूल के पार्ट में। जो कि मॉलिक्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, वहीं की आयन जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, ठीक ना। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज होता ही है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जैसे कि हमारा एक मॉलिक्यूल होता है जनरली ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं, उनको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि मेरा H2O हो गया, दिस इज अ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक। हमारा यहाँ पे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा दो एटम्स बन के मिल के बना हुआ है, तो हमारा ये वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक ना। यहाँ पे हमारा जैसे हो गया MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, यहाँ पे तीन एलिमेंट बने हुए हैं, Mg मैग्नीशियम का
ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, 3 एटम मिलके यहाँ पे हमारे बने हुए हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे 3 एटम है, यहाँ पे 2 एटम इन दोनों में, तो यही हमारा मॉलिक्यूल है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बोल रहा है यहाँ पे वो मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, एक साथ बॉन्ड होते हैं इसलिए मॉलिक्यूल बनता है। A molecule is the smallest particle of matter that accept element which is capable of an independent existence and so all properties of that substance। एक मॉलिक्यूल ही होता है स्मॉलेस्ट क्या कहते हैं पार्टिकल, जैसे हमारा यहाँ पे हो गया MgOH2 हो गया मेरा, ओके, या फिर मेरा CO2 हो गया एंड हियर H2O हो गया। ये क्या करते हैं, यही सिर्फ एक स्मॉलेस्ट मैटर होते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं जो कि वाटर की सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाने के कैपेबल होते हैं। H2O ये जो मॉलिक्यूल है यही जो होता है वाटर की सारी प्रॉपर्टीज़ कैपेबल होता है दिखाने की। CO2 इसमें से कार्बन अकेले कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता। मेरे कहने का मतलब है कि जो H2O पूरा है ये एक मॉलिक्यूल यही वाटर की पूरी प्रॉपर्टीज़ को कैपेबल होता है डिफाइन करने का, बताने का। इसमें से सिर्फ हाइड्रोजन को ले लिया जाएगा तो हाइड्रोजन सिर्फ होगा, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। लेकिन वाटर में हाइड्रोजन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज शो करेगा, नहीं। जब कंबाइन हो गए दोनों एक साथ तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज दोनों से अलग हो गई। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग हो गई, वाटर की प्रॉपर्टी अलग थी, ठीक ना। वाटर की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है। हाइड्रोजन जब इंडिपेंडेंट था तो उसकी प्रॉपर्टी अलग थी, जब ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट था तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। लेकिन जब दोनों कंबाइन करके वाटर बना लिए तो उनकी प्रॉपर्टी अलग है। ये जो H2O है ये ना ही हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेगा ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करेगा, समझ गए ना आप। वही सब कुछ इसमें है। ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग, कार्बन की प्रॉपर्टी अलग। लेकिन जब कंबाइन करके CO2 बना दिए तो ना ही ये कार्बन की प्रॉपर्टी शो करेगा ना ही ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करेगा। सेम एज हियर इन MgOH2, ठीक ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी वही काम है। तो यही स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं एक्सेप्ट एलिमेंट विच इज़ केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। इस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए केपेबल होते हैं कि वाटर की सारी प्रॉपर्टीज ये एक अकेला मॉलिक्यूल बता सकता है। इसलिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कहा जाता है इनको, कि जो ये मैटर तो एटम ही होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, ठीक ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर एटम ही होता है, लेकिन यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ एक मॉलिक्यूल की बताने के लिए, जैसे एक गिलास ऑफ वाटर ले लिया, उस गिलास ऑफ वाटर में से मैंने एक गिलास ऑफ वाटर ले लिया, ठीक। अब इस ग्लास में मेरा वाटर भरा हुआ है, अब इसमें से मैं एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले लूँगा तो ये कैपेबल होता है, एक मॉलिक्यूल ही कैपेबल है इस पूरे ग्लास में जितना पानी प्रेजेंट है इसकी प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए, इसका सब कुछ बताने के लिए, सारी प्रॉपर्टीज़ केमिकली प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए ये एक मॉलिक्यूल ही मतलब कि कैपेबल है। आपके आसपास पूरे एटमॉस्फेयर में CO2 है, उस CO2 में से एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ले लोगे तो उन सभी के मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज़ बताने के कैपेबल ये होता है, ठीक ना। यही कहने का मतलब है मेरा। एग्जाम्पल में जैसे H2O इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मैंने ऊपर ग्लास का एग्जाम्पल देखे। अ मॉलिक्यूल में हैव 1 एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। अ मॉलिक्यूल में हैव एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन दिस मॉलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। मॉलिक्यूल को की 2 कैटेगरीज होती हैं, चलिए पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं। होमोएटमिक मॉलिक्यूल्स, होमो मतलब कहता है सेम होता है, होमो एटमिक सेम एटम के, होमो मतलब सेम होता है, एटमिक मतलब एटम, तो सेम एटम के मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट, वही मैंने बताया आपको। लाइक H2O का एक मॉलिक्यूल, O2 का एक मॉलिक्यूल, O3 का एक मॉलिक्यूल। O3 को ओजोन कहते हैं, जो ओजोन लेयर आपके बारे में पता होगा ना, ओजोन लेयर जो ऊपर एटमॉस्फेयर में होती है, जो कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से सेव करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन से सेव करती है O3। O2 ऑक्सीजन होता है, H2 हाइड्रोजन होता है हमारा। तो ये सेम एटम से मिलके बने हुए 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कहलाते हैं। हेट्रो एटमिक, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, एटम मतलब एटमिक मतलब एटम, डिफरेंट एटम के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके बनता है हमारा हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जिसको हम लोग कंपाउंड्स भी कहते हैं। कंटेनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके पास जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। लाइक H2O, यहाँ पे ये एटम अलग, ये वाला एटम अलग, हाइड्रोजन एटम अलग, ऑक्सीजन एटम अलग, दोनों मिलकर के बनाए H2O, CO2, NaCl, MgOH2, ओके।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब एटमोसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटमोसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहते हैं एक मॉलिक्यूल में, जैसे यहाँ पे H2O में एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं किसी एक एलिमेंट के, उसी को एटमोसिटी कहते हैं। हाइड्रोजन की एटमोसिटी इस मॉलिक्यूल में क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल में। ये जो मॉलिक्यूल है मेरा, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की कितनी एटमोसिटी होगी? 2 होगी, क्योंकि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल में। और ऑक्सीजन की कितनी होगी यहाँ पे? ऑक्सीजन की यहाँ पे होगी 1, क्योंकि एक ही एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस पूरे एक मॉलिक्यूल में। यहाँ पे MgOH2 की बात करते हैं। MgOH2 में मेरा ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इसीलिए दोनों को ब्रैकेट में करके इकट्ठा 2 लिख दिया गया है, ठीक ना। Mg की जो है मैग्नीशियम की एटमोसिटी 1 होगी, ऑक्सीजन की 2 होगी, हाइड्रोजन की 2 होगी। समझ गए ना आप कि एटमोसिटी मतलब होता है कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं किसी एक मॉलिक्यूल में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ देके रखा है। नेम, फार्मूला, एटमोसिटी आर्गन का, मोनोएटमिक होता है, हीलियम मोनोएटमिक होता है। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे इनर्ट गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज, ये इनर्ट गैसेज कहलाते हैं। और भी इनर्ट गैसेज होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन, ये सब हमारे क्या होते हैं? मोनोएटमिक होते हैं, ठीक ना। मैं आपको यहाँ पे सिंबल लिख देता हूँ, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ओके, नियॉन, आर्गन, हीलियम भी उसमें से होता है। तो मेरे सारे के सारे क्या हैं? मोनोएटमिक होते हैं। जितने भी इनर्ट गैसेस हैं इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं, जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इनर्ट गैसेस इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी आपको पता होगी, वैलेंसी जानती ही होगी, वैलेंसी अब तक पढ़ ली होगी आप। तो वैलेंसी जो होती है इनकी पूरी की पूरी वैलेंसी 8 होती है। लास्ट के सेल में KLMN पढ़े होगा, KLMN। तो N वाला जो शेल होता है, L वाले शेल में पूरा पूरा 8 एलिमेंट्स होते हैं, पूरे पूरे एलिमेंट्स भरे होते हैं। ना ही इनको किसी से एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ना ही इनको किसी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। क्योंकि इनके आखिरी वाले सेल में जैसे KLMN, तो M के बाद N आता है। N इज़ द लास्ट आउटर मोस्ट सेल। तो इनका आउटर मोस्ट सेल जो होता है N, या फिर मान लीजिए किसी में M आता होगा, आउटर मोस्ट सेल होगा, किसी में L होगा, है कि नहीं। तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो भरा रहता है पूरे इलेक्ट्रॉन के साथ, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। या फिर इसके साथ मेरे एक एक्सेप्शन होता है हमारा, जिसका K सेल ही आउटर मोस्ट शेल हो जाता है। किसका होता है? हीलियम का ही। जो K सेल होता है, पहला सेल में ही 2 हाइड्रोजन हीलियम आता है, तो हीलियम के 2 एटम्स होते हैं। तो K सेल ही इज कॉल्ड आउटर मोस्ट सेल, क्योंकि पहले सेल में ही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही इसका K सेल ही आउटर मोस्ट सेल बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल। और इसका क्या हो जाता है? वैलेंसी 2 हो जाती है हीलियम की। हीलियम की वैलेंसी हो जाती है 2। तो हमारा यहीं पे हो जाता है, यही एक एक्सेप्शन है कि जो एक ही एक्सेप्शन हमारा इनर्ट गैसेस के अंदर है, जिसकी वैलेंसी 2 होती है। अदरवाइज सबकी वैलेंसी 8 होती है। जितने भी यहाँ लिखे हैं, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन, ना, इन सब की वैलेंसी 8 होती है, क्योंकि इनका जो हमारा K सेल बनता है, हमारा आउटर मोस्ट सेल, L सेल बनता है आउटर मोस्ट सेल, हमारा N बनता है आउटर मोस्ट सेल, M बनता है आउटर मोस्ट सेल। और इसमें से सिर्फ K ही आउटर मोस्ट सेल किसका बनता है? आउटर मोस्ट सेल हीलियम का। एक ही एक इनर्ट गैसेस है। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ मैं, समझ में। आई थिंक जिनको जो पढ़े होंगे उनको आ गया होगा, जो नहीं पढ़े होंगे तो उनको बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि जब तक बिना पढ़ोगे, वैलेंसी नहीं पता होगी क्या होता है, इनर्ट गैसेस क्या होता है, KLMN सेल्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल किसे कहते हैं, जब तक पता नहीं होगा तब तक ये सब नहीं जानोगे। जिन्होंने पढ़ लिया होगा उसको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या करने की कोशिश किया हूँ। नेम, फार्मूला, एटमॉसिटी पढ़ लिए। यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। ऑक्सीजन की O2 है, तो यहाँ पे देखिए 2 एटम प्रेजेंट है, तो डायटमिक। फास्फोरस P4 की यहाँ पे फास्फोरस P4 होता है, तो इसके टेट्राएटमिक कहलाएगा। सल्फर में S8 एटम होता है, तो पॉलीएटमिक कहलाएगा, ठीक ना। ये सब फॉर्मूले इसके, ये सब रट लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा बहुत सारे। केमिकल फॉर्मूला, इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। किसी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन बताने के लिए, ठीक ना। केमिकल फॉर्मूला कैसे बताएं उसका। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, फिर रूल्स पढ़ेंगे इसके बारे में, कैसे लिखते हैं कंपोजिशन। तो समझ लीजिए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि कंपाउंड को कैसे प्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है हमारा,
है कि नहीं, वही तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड का। अब उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, फिर रूल्स पढ़ते हैं कैसे केमिकल फार्मूला को लिखते हैं। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन आयन मस्ट बैलेंस। जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी या फिर चार्जेस, वैलेंसी को ही चार्जेस कहते हैं, वैलेंसी या चार्जेस हमारे जो होते हैं एक आयन पे बैलेंस होना चाहिए। When a compound is formed of metal and non-metal, symbol of metals come first. सिंबल ऑफ मेटल पहले आता है, बाद में नॉन मेटल आता है। जैसे CaO, CA जो है वो मेटल है, O मेरा नॉन मेटल है, ठीक ना। तो पहले मेरा क्या कहते हैं कि मेटल का सिंबल आएगा, फिर मेरा नॉन मेटल का आएगा। इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसीलिए O क्यों नहीं पहले आ गया। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि O क्यों नहीं पहले आता है, क्यों CaO ही लिखते हैं, इसी वजह से लिखते हैं, ठीक ना, क्योंकि मेटल पहले आता है, फिर मेरा नॉन मेटल बाद में आता है। NaCl, Na सोडियम जो मेरा है मेटल है, इसलिए पहले आया है। क्लोरीन मेरा नॉन मेटल है, इसलिए बाद में आया है। कॉपर ऑक्साइड Cu पहले इसलिए आया क्योंकि मेटल है और ये नॉन मेटल है, समझ गए ना। When polyatomic ions are used, the ions are enclosed in brackets before writing the number to show the ratio, ठीक ना। जो मेरे आयन पॉलीएटमिक आयंस होते हैं, पॉलीएटमिक आयंस को ब्रैकेट में पहले इंक्लोज किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे उनका लिखा जाता है बाद में सबको। तो जैसे CaOH2, OH क्या है, OH पॉलीएटमिक आयन है, इसलिए इसको ब्रैकेट में करके फिर इसका नंबर दिया गया है। NH4 क्या है, NH4 के मेरा है पॉलीएटमिक आयन, इसलिए इसको ब्रैकेट में इंक्लोज करके यहाँ पे 2 लिखा गया है और उसके बाद SO4 आया है। When polyatomic ions are used, जब पॉलीएटमिक आयन को यूज करते हैं, द आयंस आर इंक्लोज इन ब्रैकेट्स, आयंस होते हैं उनको ब्रैकेट में इंक्लोज कर देते हैं। जैसे NH4 मेरा आयन है, OH नेगेटिव आयन है। बिफोर राइटिंग द नंबर टू शो द रेशियो, पहले रेशियो शो करने से पहले जो नंबर लिखते हैं, 2 यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, इसको शो करने से पहले हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक ना, ताकि इसका रेशियो हम लोग बता सकें कि ये जो NH4 और SO4 है ये 2:1 रेशियो में है, और CaOH2 जो है वो 1:2 रेशियो में है। ये बताने के लिए हम यहाँ पे ये सब करते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, वी फर्स्ट राइट सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स विच फॉर्म कंपाउंड, पहले हम लोग सिंबल लिखते हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड फॉर्म होता है। बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी, हर एक सिंबल के नीचे उसका वैलेंसी लिखना इंपॉर्टेंट होता है, लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला तैयार करने के लिए स्टेप बताया जा रहा हूँ। नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम, अब इसको क्रॉस कर दीजिए, ये सारे स्टेप्स पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। नाउ क्रॉस ओवर देयर वैलेंसीज कंबाइनिंग एटम्स, अब उसके वैलेंसीज को क्रॉस ओवर कीजिए। विथ फर्स्ट एटम वी राइट वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम एज अ सबस्क्रिप्ट। व्हेन विथ फर्स्ट एटम पहले एटम के साथ वी राइट वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम, दूसरे एटम की हम लोग पहले एटम के साथ दूसरे एटम की वैलेंसी लिखते हैं एज अ सबस्क्रिप्ट। विथ सेकंड एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम, पहले एटम के साथ सेकंड एटम के मैंने वैलेंसी लिखा, अब मैं सेकंड एटम के साथ फर्स्ट एटम की वैलेंसी लिखूंगा एज अ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब छोटे में नीचे लिखा जाता है, जो उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए क्या होता है मेरा। यहाँ पे देखिए सिंबल और वैलेंसी, सिंबल यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सल्फर का, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, सल्फर की होती है 2, इसको क्रॉस किया जाएगा, इसको क्रॉस ओवर किया जाएगा, इनकी वैलेंसीज लिख लिए पहले हम लोग, पहले सिम्बल्स, पहले स्टेप में क्या बोला था, पहले सिम्बल्स लिखो। दूसरे स्टेप में क्या बोला था, वी शुड राइट द वैलेंसी, तो वैलेंसी हमने उनके नीचे लिख लिया। फिर तीसरे स्टेप में बोला था क्रॉस ओवर करने के लिए, तो हमने इसका क्रॉस ओवर कर दीजिए, ठीक ना। क्रॉस ओवर करने के बाद क्या बोला था, विथ फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ द सेकंड एटम एज अ सबस्क्रिप्ट, तो पहले एटम के साथ दूसरे एटम का हमने लिखा है वैलेंसी एज अ सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, अब ये वैलेंसी 2 किसकी है, ये सल्फर की है, एज अ सबस्क्रिप्ट हमने लिखा है। यहाँ पे सल्फर ले लिए उसके बाद में, फिर उसकी वैलेंसी किसकी लिखी है, हाइड्रोजन की, एज अ सबस्क्रिप्ट। तो ये मेरा चौथा और पांचवा स्टेप समझा दिया मैंने आपको। अब इसको 1 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, तो H2 को सीधे H2S लिख सकते हैं, H2S1 पढ़ने की जगह सीधा H2S पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे S एक ही है, तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे सेकंड देख लीजिए, सिंबल और वैलेंसी, सिंबल लिखा, वैलेंसी लिखा, क्रॉस ओवर किया, अब H1 और Cl1 लिखने के बजाय HCl लिख देंगे, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। अब देखिए भैया वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी जो बच्चे नहीं जानते थे वैलेंसी क्या होती है, अभी कुछ देर पहले मैं वैलेंसी के बारे में बात कर रहा था, जो बच्चे नहीं जान रहे थे वैलेंसी क्या होती है, अब भैया उनके लिए प्लस पॉइंट है, जब ध्यान से सुनिएगा ये क्या होता है। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर
एलिमेंट दैट इज कंबाइंड विथ वन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, या फिर ये लाइन नहीं समझ में आई होगी तो सीधा सा समझ लीजिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। ये डेफिनेशन के लिए 2 नंबर की डेफिनेशन पूछे तो इसको याद कर लीजिएगा। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज कंबाइंड विथ वन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ये 2 नंबर के लिए याद कर लीजिएगा। और समझने के लिए या फिर 1 नंबर में पूछेगा तो इसको देख लीजिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंसी कहते हैं। जैसे मेरा हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 होगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन की। कार्बन कितने नंबर पे आता है? मेरा आता है कार्बन 6th नंबर पे, ठीक ना। कार्बन की जो मेरा वैल्यू आती है वो 6th नंबर पे आती है। जो हम लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर आता है कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6, ये आप पीरियोडिक टेबल याद करोगे तो ये उसकी मेरा होता है एज अ क्या कहते हैं कि सेटअप होता है। इसी सेटअप में आपको लर्न करना रहता है, ठीक ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, है कि नहीं। तो इस तरह के आगे आगे और बहुत ढेर सारे हैं, 118 एलिमेंट्स है। सबको एज अ सेट में एकदम एकदम लाइन वाइज याद करना पड़ता है कि कोई भी एक ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि सब कुछ पहले से ही ऑलरेडी सेटअप है। आप कार्बन को ऊपर बोल दोगे तो उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, जो कि चेंज हो जाएगी, जो कि गलत है, जो कि पहले से ऑलरेडी साइंटिस्ट ने प्रूव करके रखा है कि कार्बन की 6 होगी। इसीलिए आपको इसी लाइन में, इसी सीरीज में लर्न करना पड़ेगा। जो सीरीज है, जो सेटअप है, इसी सेटअप में याद करना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया इसको क्यों हम लोग ऊपर नहीं लिख सकते, पहले कार्बन क्यों नहीं बोलते, पहले हाइड्रोजन क्यों नहीं बोलते। ऐसा कुछ नहीं है। पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, उसका एक सीरीज बनाया गया है, इसी सीरीज में आपको लर्न करना है, तो उसी हिसाब से आपको लर्न करना पड़ेगा। और आपके लिए 9th में अभी हो, 10th में जाने वाले हो, कम से कम 20 to 30 याद कर लो, 20 से लेकर 30 तक याद कर लो, ओके। या फिर मैं आपको लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका बता दूंगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ से 20 से 30 एलिमेंट्स आराम से याद हो जाएंगे, ठीक ना। 20 से 30 एलिमेंट्स आराम से लाइन वाइज सीरीज में याद हो जाएंगे। मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा 2-4 मिनट का। अब कार्बन का देखिए क्या है। कार्बन का पहला के सेल में 2 एलिमेंट आते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जो सेल होते हैं, बता देता हूँ जिनको नहीं पता है, यहाँ पे मेरा एलिमेंट होता है, सिंबल मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये के सेल होता है, ये के एल, और ये एम, उसके बाद लास्ट सेल होता है हमारा एन सेल। ओके फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना। जिन्होंने नहीं पता है जिसको मैं बता देता हूँ, के एल एम एन। पहले वाले को के कहते हैं, दूसरे वाले को एल कहते हैं, तीसरे वाले को एम कहते हैं, चौथे वाले को एन कहते हैं। अब के वाले में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल एम और एन वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का ही तरीका होता है ये। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो उसके पहले के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया और वही 1 इलेक्ट्रॉन मेरा वैलेंसी हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद मेरा कार्बन का वैल्यू है 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 6 तो 6 इसका एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है मेरा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, ये ध्यान रखो भैया कि बच्चों को फाइंड आउट करने में बड़ी समस्या होती है कि मेरा ये वैल्यू एटॉमिक नंबर है तो मेरा इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये दिया ही नहीं है। तो यही होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, जो भी एटॉमिक नंबर होगा वही एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, क्योंकि पहले पे आता है 1 है, इसलिए मेरा वैलेंसी 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका क्या हो गया, 6 कार्बन का, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मेरा पहला 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब जो बचा इलेक्ट्रॉन 4 वो मेरा एल में चला जाएगा। एल में 1 2 3 4, तो मेरा वैलेंसी हो गया 4। अब देखिए वैलेंसी निकालने का एक और तरह, मतलब कि बता देता हूँ कि कैसे 4 या 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कैसे होता है। अब 4 तक रहेगा, जैसे 4 इसमें कार्बन में है तो 4 तक ही रहेगा। 4 इलेक्ट्रॉन तो आपका वैलेंसी 4 हो जाएगा। 3 है तो 3 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा वैलेंसी, 1 है तो 1 हो जाएगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो आपकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 - 5 कर दोगे 3 आ जाएगा। 6 आ गया तो 8 - 6 कर दोगे 2 आ जाएगा, वैलेंसी हो जाएगी आपकी। 7 इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर मोस्ट सेल में तो 8 - 7 कर दोगे, 8 - 7 कर दोगे कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। यही आपकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो 8 आ जाता है तो आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? आपकी वैलेंसी 8 हो जाएगी, प्लस 8 - 8 = 0 हो जाएगी,
कितनी हो जाएगी, 0 और 8 आपकी वैलेंसी हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो ना, 1 अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है आउटर मोस्ट सेल में तो एक वैलेंसी होगी, 2 आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन तो 2 होगी, 3 होते हैं आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन तो 3 वैलेंसी होगी, 4 होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपके सेल में तो आपकी 4 वैलेंसी होगी। लेकिन अगर कहीं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में तो 8 - 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में तो 8 - 6 कर दोगे तो 2 आ जाएगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में तो 8 - 7 कर दोगे तो 1 हो जाएगा। अगर 8 होते हैं पूरा पूरा आपके आउटर मोस्ट सेल में तो स्टेबल हो गया, उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी और 8 हो जाएगी। ठीक ना, आशा करता हूँ वैलेंसी आपको समझ में आ गई होगी। ये शॉर्ट फॉर्म में बता दिया ताकि कम टाइम में बताया हूँ, ताकि आपका ये जो टॉपिक आगे जो है ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। ऑलरेडी 1 घंटे की होने वाली ये वीडियो। सिंबल, यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए। सिंबल Ca का होता है 2 वैलेंसी, O का होता है 2 वैलेंसी। ठीक ना, उसके बाद मेरा यहाँ पे Ca2O2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैं, Ca2O2। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 2 है तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसको डिवाइड कर देंगे बाई 2 से तो CaO आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। आशा करता हूँ ये सबको आपको समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे कहते हैं भैया जी, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंसेस। सभी एटॉमिक मासेस का, ऑफ ऑल एटम्स, सभी जितने एटम्स हैं सबके एटॉमिक मासेस का सम होता है एक मॉलिक्यूल में। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, चलिए इसको रट लीजिएगा, इसको समझ में अभी आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है भैया जी। बाद में इसको जब समझ लोगे तो इसको डिफिनेशन को बैक मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी होगा उसको पीछे करके इस डिफिनेशन को लिख लीजिएगा। और आशा करता हूँ कि आपने अपनी नोट्स बना रहे होगे लेके, या फिर अपने एनसीईआरटी बुक में हाईलाइट कर रहे होगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, और जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसको नोट कर रहे होगे या फिर एनसीईआरटी में हाईलाइट कर रहे होगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, अब देखिए यहाँ पे जो बताया हूँ, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब जितने भी एटम्स होते हैं मेरे एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ये H2O, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O है। अब इसमें मेरे 2 एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इन दोनों के सम को हम लोग जब सम कर देंगे कि इसका जो होता है मेरा मास H2 का और मास जो होता है ऑक्सीजन का, दोनों को ऐड कर दूंगा, उसी मास को कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं, एक यहाँ पे 2 एटम है, उनके सम को, उनके एटॉमिक मासेस के सम को ही मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, एक है ऑक्सीजन है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है उसके मास से। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, इक्वल टू 18U। यू क्या होता है, इसी को हम लोग AMU भी लिख सकते हैं, 18U और AMU भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। यू लिखो या फिर AMU लिखो, एकदम सही है। मैंने पीछे अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला यूनिट मास। It is the sum of atomic mass of ions and atoms present in formula for a compound. It is the sum of atomic masses of ions. Ions के atomic masses का sum होता है and atoms. Atoms और ions का atomic masses का sum होता है present in formula for a compound. जो कि फॉर्मूला में प्रेजेंट होते हैं किसी एक कंपाउंड में। जैसे इन NaCl, NaCl का Na का क्या होता है एटॉमिक मास 23 AMU, Cl का होता है 35.5 AMU। सो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट मास मेरा हो जाएगा 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5 इक्वल टू 58.5 U, जो कि आपके एनसीईआरटी में देके रखा हुआ इस तरह के एग्जाम्पल्स, उसको देख लीजिएगा ध्यान से। समझ गए ना, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा भी दिया है। दोनों का डिफ्रेंसिएशन 2 नंबर में पूछ सकता है बड़े आसानी से, ठीक ना। आयंस क्या होते हैं, एन आयन में बी डिफाइंड एज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आयंस उनको कहते हैं जो कि एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स का कलेक्शन होता है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, उन्हीं को हम लोग आयन कहते हैं। एन आयन में बी डिफाइंड एज द एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। सम पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर,
Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ये मेरे कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो गए। नेगेटिवली चार्ज आयंस क्या होते हैं? Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन कहते हैं, S2 नेगेटिव सल्फाइड आयन कहते हैं, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, SO4 2 नेगेटिव को सल्फेट आयन कहते हैं। और भी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए होंगे, इसको लर्न कर लीजिएगा। दोनों को पूछ सकता है आपको 2 नंबर में इजिली, 1 नंबर में भी पूछ सकता है कि गिव मी टू, एक नंबर का आपको आएगा कैसे क्वेश्चन, गिव मी टू भी एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस, या फिर पूछ देगा आपको गिव मी एग्जाम्पल ऑफ 1 पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड 1 नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक ना। अब वी कैन क्लासीफाई आयन इन 2 टाइप्स। आयन को 2 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल आयन Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन, Na पॉजिटिव सोडियम आयन, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, Al3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन। अब कंपाउंड आयंस किसके कहते हैं? कंपाउंड आयंस में यहाँ पे सिमिलर होमो एटमिक थे, मतलब सेम एटम्स थे। यहाँ पे डिफरेंट एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा अधिक एटम्स कंबाइन होते हैं तो उसको कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड आयंस कहलाता है इसीलिए। तो NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। ये सब आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में और ज़्यादा दिया हुआ एग्जाम्पल, उसको भी लर्न कर लीजिएगा। जब तक ये लर्न नहीं होगा तब तक आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन सकेंगे, मैं बता रहा हूँ आपसे। क्योंकि यहाँ से अब टॉपिक स्टार्ट होने वाली है, ये सब बेसिक्स थे, ये सब क्लियर रहेंगे तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। वीडियो 1 घंटे से लंबी हो चुकी है, 1 घंटे 15-20 मिनट जाएगी, आराम से आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल इत्मीनान से। जल्दी कवर करने की कोशिश करोगे, अब तक कुछ नहीं पढ़े हो, अगर जल्दी में बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे कवर करने का, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पॉलीएटमिक्स, ठीक ना। सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे क्या है? Na का चार्ज होता है 1, क्योंकि इसकी Na के सोडियम की वैलेंसी होती है 1, और CO3 कार्बोनेट का 2 नेगेटिव, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज कैसे आया? यहाँ पे चार्जेस को रखते हैं, ठीक ना। आयनिक कंपाउंड, केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये वहाँ केमिकल फार्मूला ऑफ जो जैसे पीछे हमने किया उस तरीका का नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं पीछे का आपको दिखा देना चाहता हूँ, कहाँ पे हम लोगों ने किया, हम लोगों ने यहाँ पे किया। यहाँ पे रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला, ये केमिकल फार्मूला जिस तरह से लिख रहे थे, ये यहाँ पे वैलेंसीज लिख रहे थे, वहाँ पे हम लोग सिंबल लिखेंगे प्लस चार्जेस लिखेंगे, ठीक ना। वो आयनिक कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे सिंपल कंपाउंड्स थे, न्यूट्रल कंपाउंड्स थे। यहाँ भी न्यूट्रल बनाना है इसको। न्यूट्रल कैसे बनाएंगे? चार्जेस को, यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी 1, इसको 1 लिख दोगे। कार्बोनेट, इसको CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, इसका चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए, इसीलिए बोला आप ये सब लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये जो चार्जेस ऊपर हैं आपको याद रहने चाहिए। Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ये चार्जेस कैसे आ रहे हैं ये आप अब हायर क्लासेस में पढ़ोगे या फिर बाद में पढ़ोगे। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो इसको अभी मत पढ़ो, अभी आपका एग्जाम दे लेने दो, एग्जाम करीब आ गया है। इसको हायर क्लासेस में क्लास 10 में पढ़ोगे ये बड़े आराम से, नहीं तो क्लास 11 में तो पक्का पढ़ना है आपको कैसे आ रहा है। इसके पीछे मत भागो, इसको सिर्फ लर्न कर लीजिए आप लोग। कुछ ही एलिमेंट यहाँ पे हैं कंपाउंड आयंस, आयनिक कंपाउंड्स हैं, उसको लर्न कर लीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगा, है कि नहीं। NH4 पॉजिटिव होता है, इसका चार्ज याद कर लीजिए। ये सब जो सल्फेट आयन का चार्ज याद कर लीजिए, 2 नेगेटिव होता है। हाइड्रोक्साइड आयन का याद कर लीजिए, OH नेगेटिव होता है। और जो एग्जाम्पल दिए आपके बुक में उसको लर्न कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसका 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे सोडियम का 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे Na2 हो जाएगा, CO3 आ जाएगा। या फिर सिंपली आप इस तरीके से दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे CO3 के पास 2 नेगेटिव चार्ज है और मुझे इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना है। यहाँ पे CO3 के पास क्या है? 2 नेगेटिव चार्ज है, मुझे इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना है। यहाँ पे Na का एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे अभी इन दोनों को जब ऐड करूँगा, +1 प्लस -1, तो सोचिए आप इसको, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, 1 प्लस -2 कितना आएगा? -1 ही आएगा ना। अब यहाँ पे एक और मुझे Na का लेना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमेंट +1 चार्ज, इसका ऐड कर दूंगा तो जाके 0 होगा। ये 0 नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। मतलब Na का मुझे 2 एलिमेंट लेना, 2 एटम लेना पड़ेगा सोडियम का, है कि नहीं। एक Na, जैसे यहाँ पे Na ले लिया पॉजिटिव, प्लस CO3 2 नेगेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 नेगेटिव, इसका 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पे मेरे पास एटम 2 होने चाहिए सोडियम के, 2 एटम होने चाहिए सोडियम के। यहाँ पे अब 2 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे 2 नेगेटिव हो गया इसका।
अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आ गया। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, यानी इसीलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Na2CO3। ओके, CO3 एक ही है लेकिन Na2 है, 2 बार Na लिया गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मुझे करना है। समझ रहे हो ना ऐसा क्यों किया गया है। और ये -2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे वैलेंसी इसकी नहीं निकाल पाओगे आप, इसकी चार्जेस यहाँ पे लिखने हैं, है कि नहीं। और जो सोडियम है अगर सिंगल एलिमेंट है तो एलिमेंट का वैलेंसी सिंपल आपको लिखना है, और जो वैलेंसी होती है वही चार्जेस होता है एलिमेंट का। लेकिन ये कंपाउंड है, कंपाउंड का वैलेंसी नहीं निकाल पाओगे, कंपाउंड के चार्जेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव। अब इसको वैलेंसी करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको इस तरह का तरीका समझना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको समझाया। एल्यूमिनियम सल्फेट में देखिए, एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3 क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है +3 क्योंकि इसका जो होता है एटॉमिक नंबर 13 होता है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं Al का Kl सेल बनाता हूँ, K सेल, यहाँ पे Kl सेल, और उसके बाद यहाँ पे M सेल। तो M सेल जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओके, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो K सेल में भर जाएंगे, और बाकी जो 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी जो मैंने आपको समझाया कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा गए के सेल में, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो वो मेरे एम सेल में भरा जाएंगे, और वही मेरा वैलेंसी होगा, और वही वैलेंसी मेरा चार्ज बनेगा। यहाँ पे चार्ज बन गया, समझ गया ना। अब SO4 2 नेगेटिव कैसे आया, यहाँ पे दे के रखा है SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन, यहाँ पे 2 नेगेटिव रख दिया, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Al2 हो गया। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जाके ये 2 लग जाएगा, इसके सबस्क्रिप्ट में ब्रैकेट लगा के 3 लिख देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट आयन, है कि नहीं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे होता है, MgOH। OH का क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन का -1 होता है, यहाँ पे -1 रखेंगे। Mg का क्या होता है, इसका 12 होता है कि नहीं। मतलब मैग्नीशियम का मेरा क्या होता है, जो मेरे वैलेंसी होती है वैलेंसी को लिख देंगे यहाँ पे एटॉमिक नंबर निकाल के इसका। मैग्नीशियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने बनाया 13 एटम के लिए, 13 एटॉमिक नंबर था। एल्यूमिनियम के नीचे ही आता है, एल्यूमिनियम के ऊपर आता है मैग्नीशियम। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकाल दिए, इसको निकाल देते हैं क्योंकि 12 ही इलेक्ट्रॉन को मुझे लेना है, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर होता है 12। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 12, इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए 12, तो ये मैंने एल्यूमिनियम के लिए लिया था क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जब निकाल दिया तो किसके लिए हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका हो गया, मैग्नीशियम का हो गया। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 2, क्योंकि मैंने इसको निकाल दिया है, क्योंकि ये उसके पहले एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था ना, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब बच्चे कितने आउटर मोस्ट सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वही मेरे चार्ज बन गए मैग्नीशियम के, तो 2 पॉजिटिव, यहाँ पे OH नेगेटिव ऊपर दिया था, इसलिए मेरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा आराम से, यहाँ पे MgOH2 बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का, जो कि बहुत ज़्यादा बेस है यहाँ पे, जो कि 11th क्लास में आपको पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से, आराम से, इत्मीनान से इसको समझना है, भागने की कोशिश नहीं करनी है। अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। जब कोई भी एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल या फिर एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन जो होता है इतने नंबर का, उसको एक मोल कहा जाता है, ठीक ना। कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, पार्टिकल हो, अगर उसका इतना नंबर रहता है, ठीक, उसको एक मोल कहेंगे। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जब एक नोट, जब हम 1000 नोट किसको कहते हैं, जब उसमें 1000 रुपीज़ होते हैं, 1000 सिक्के होंगे, 1000 कॉइन्स, ठीक ना। 1000 कॉइन्स जब होंगे इक्वल टू किसके होते हैं, 1000 रुपये के नोट के, है कि नहीं। तो जब 1000 कॉइन लेंगे तब वो एक किसके बराबर हो जाएगा, मेरा एक नोट के बराबर। तो 1000 कॉइन्स इक्वल टू 1000 नोट, तो एक ही नोट के बराबर हो जाएगा ना ये 1000। भले ये एक नोट है, किसका एक नोट है, 1000 वाली का नोट है कि नहीं। तो 1000 कॉइन इक्वल टू 1 नोट, तो वही है मेरा कहने का मतलब यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कॉल्ड इक्वल टू 1 मोल। इसी को 1 मोल कहते हैं। जब भी कोई पार्टिकल, मॉलिक्यूल, आयन होते हैं, वो एक मॉलिक्यूल, एक एटम, एक आयन, एक पार्टिकल मल्टीप्लाई इससे होता है, इस नंबर से, तो उसको 1 मोल कहा जाता है
वैसे 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं मोदी जी के द्वारा, 2000 के नोट चलते हैं, ताकि भैया पहले चोर 1000 की नोट उठा रहा था, अब 2000 के लेके भागे, है कि नहीं। जो बैंक जो चोर थे वो 1000 के नोट लेके भाग रहे थे आपके आपकी तिजोरियों से, अब वो 2000 के नोट लेके भागे, ताकि उनको और आसानी हो जाए लूटने के लिए माल, है कि नहीं। 1 मोल ऑफ एटम्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स। समझ गए ना, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इसके पीछे जो कुछ भी ला सकते हो। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स, वही बात है। एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके कहेंगे, 6.022 इंटू 10^23 ऑक्सीजन एटम्स का लाएगा। नोट 6.022 इंटू 10^23 इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर किससे कहते हैं, इसी को, इस जो नंबर है इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर ही कहते हैं। पूछ देगा आपको एग्जाम्पल में एक नंबर के लिए व्हाट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, और कहेगा कि डिफाइन मोल, तो एक मोल के ये दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर एंड एनीथिंग एनी एटम मॉलिक्यूल आयन विच कंसिस्ट ऑफ दिस मच ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड अ मोल। यही लिख दोगे आराम से आप। A mole of atoms of an element has a mass equal to gram atomic mass of that element. 1 mole of atoms of an element has a mass equal to gram atomic mass of that element. इसको हम लोग चल के अभी आगे समझते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। मोलर मास किसे कहते हैं, द मोलर मास ऑफ a substance is the mass of 1 mole of that substance. The molar mass of a substance is the mass of 1 mole of that substance. मोलर मास उसे कहते हैं, अभी हमने पीछे मॉलिकुलर मास समझा था, वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक मॉलिक्यूल का मास हम निकाल रहे थे वहाँ पे, जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है, तो H2O का यहाँ पे दो H2O है, तो एक H का मास होता है 1, तो 2H का मास हो गया 2U, और एक ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 16 मास होता है, प्लस 16 इक्वल टू 18U आ गया था। ये मेरा हो गया था मॉलिकुलर मास, इसको कहते हैं। लेकिन मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है मेरा यहाँ पे द मोलर मास ऑफ एन सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, है कि नहीं। एक मॉलिक्यूल का मास हो गया 18, है कि नहीं, 18 हो गया, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब मुझे एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, मोलर मास। इस एक वाटर के एक मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालना है। एक वाटर के मॉलिक्यूल का मुझे मोलर मास निकालना है। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है, एक वाटर के मॉलिक्यूल का मुझे मोलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया, अब मोलर मास कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ आपको। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के मोलर मास कैसे निकालते हैं, उसमें 1 इंटू एक मॉलिक्यूल है तो इसलिए 1 लिखा। एक मोल के अंदर वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, इतना होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो उसके अंदर इसके यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल तो इंटू 1 6.022 इंटू 10^23, यही हो जाएगा मेरा मोलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। समझ गए ना। इसी तरह हम लोग आगे अभी डील करने वाले हैं। इट इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट और सब्सटेंस, जो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम लास्ट पेज पे हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन H इज़ 1U, इट्स मोलर मास इज़ 1 ग्राम पर मोल, इसका हो जाएगा 1 ग्राम पर मोल मोलर मास। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14U, सो मोलर मास ऑफ दैट नाइट्रोजन इज़ 14 ग्राम पर मोल। यहाँ पे जैसे मैंने निकाला था, यहाँ पे आपको 18 आ गया, तो इसको 18 ग्राम पर मोल बोल दोगे, 18 ग्राम पर मोल, यही आपका हो जाएगा मोलर मास इसका। ये आप मत कंसीडर कीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। ये अदरवाइज़ कहोगे कि भैया ने मुझे गलत बता दिया, भैया ने मुझे गलत बता दिया। ये बताया कि कैसे आपको निकालना होता है। यहाँ पे सिंपल सा आप बोल दोगे, पहले मोलिकुलर मास निकालोगे, उसको लिख दोगे 18 ग्राम पर मोल, इसलिए हो जाएगा इसका मोलर मास हो जाएगा, ठीक ना। H2O का एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल के उसको ग्राम पर मोल कर दोगे, है कि नहीं। मोलर मास ऑफ S8 इक्वल टू मास ऑफ S इंटू 8, 32। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 32, तो उसका मास सल्फर का मास होता है 32 ग्राम, ठीक ना। 32 इंटू 8, क्योंकि S8 उसका फॉर्मूला होता है, तो 8 इंटू 32 क्या है, मास ऑफ सल्फर है एक एटम का। तो 8 एटम यहाँ पे कंसीडर, यहाँ पे 8 एटम है सल्फर में, और एक सल्फर की वैल्यू होती है 32, तो 8 इंटू 32 करेंगे तो 8 एटम की वैल्यू निकल के आएगी तब। और अदरवाइज 32 इंटू 1 करेंगे तो सिर्फ एक ही सल्फर की वैल्यू आएगी ना।
अब 8 बार इसको 32 को ऐड करो या फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है कि नहीं। 256 वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे 32 को 8 बार ऐड करो, 32 + 32 + 32, इसको 8 टाइम्स ऐड करो तब भी वैल्यू वही सेम आएगी, या फिर 32 को इंटू 8 कर दो तब भी वैल्यू सेम आएगी। इससे बढ़िया मल्टीप्लिकेशन आपको आता है तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, छोटे बच्चों की तरह क्यों एडिशन करना। मोलर मास ऑफ HCl इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ Cl इक्वल टू 1 + 35.5। हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 होता है, और मास ऑफ Cl क्या होता है, 35.5 होता है। उन्हें ऐड कर दो, 36.5 ग्राम पर मोल, ये आपकी वैल्यू आ गई, है कि नहीं। अब इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कान खोल कर दिमाग में बैठा लीजिएगा, है कि नहीं। कान खोल कर सुनिए, आंखें फाड़ के देखिए, ताकि दिमाग में आपके पूरे अच्छे से भरा जाइए। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, हर एक चीज़ का वैल्यू पता रहना चाहिए। स्मॉल m किसे कहते हैं, कैपिटल M किसे कहते हैं, स्मॉल n किसे कहते हैं, कैपिटल N किसे कहते हैं। एन नॉट, इसको एन नॉट पढ़ते हैं, ओ नहीं पढ़ते हैं, एन ओ नहीं पढ़ोगे इसको, एन नॉट, NOT इसको पढ़ लीजिए, एन नॉट कहते हैं। या फिर इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अभी आगे आपके NCERT में ही इसको NA से रिप्रेजेंट किया है न्यूमेरिकल में, अगले ही पेज में या फिर इसी पेज में, है कि नहीं। इसको NA से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि NO भी NA भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज़ है, यहाँ डिवाइड नहीं किया हूँ, दोनों सेम चीज़ है, बता रहा हूँ आपको। अगले वीडियो में मैंने यहाँ पे NCERT के एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, समझाया हूँ एक्सप्लेन करके, इसमें भी 10-15 मिनट लगेगा, आराम से सब कुछ क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा। इस लेक्चर को खत्म होने के बाद इसको थोड़ा 10-15 मिनट का रेस्ट लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी जो पीछे आपने 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर देखा है वो सफल होगा आपका। अदरवाइज वो 1 घंटा 20 मिनट एज अ यूजलेस हो जाएगा, सिर्फ आपको थ्योरी पता रहेगी, न्यूमेरिकल कुछ नहीं पता रहेगा। और इस चैप्टर से सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे 4-5 नंबर के, आप कर नहीं पाओगे। 3-4 नंबर के तो पक्का आने वाले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो कि आपके 10 नंबर समझ लीजिए आने वाले हैं न्यूमेरिकल के, है कि नहीं। तो ये आना आपको चाहिए, और ये क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में हर जगह फॉलो होने वाला है। अभी नहीं सीखोगे तो ये क्लास 9th में कम नंबर आएगा, क्लास 10th में, क्लास 12th में, क्लास 11th में, सब में कम नंबर आएगा। तो अभी से सीख लो, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, टीचर्स आपको दोबारा ये नहीं सिखाएंगे। तो इस न्यूमेरिकल की वीडियो को भी देख लीजिएगा इसके बाद, तुरंत लेक्चर खत्म होने के बाद। तो चलिए बैक आते हैं अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, स्मॉल n से। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल निकालने का, ये ऐसा सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, इसको लर्न करना सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, लर्न करना है। क्यों, कैसे, क्या आया, कैसे नहीं आया, वो सब नहीं करना है, आपको सिर्फ लर्न करना है। नंबर ऑफ मोल्स n, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, गिवन मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भैया इसका ये मास दिया है, उसका गिवन मास m लिखोगे, अपॉन मोलर मास, उसका मोलर मास निकालोगे। अभी हमने ऊपर देखा कैसे मोलर मास निकालते हैं, उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करोगे। अब फिर दोबारा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा भी फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या है, उसको स्मॉल n से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही है, इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, ठीक ना, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या हमने देखा, एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये भी आपको लर्न होना चाहिए, कोई एग्जांपल में दिया नहीं रहेगा एग्जाम में या टेस्ट में कि एवोगैड्रो नंबर ये होता है, आपको लर्न होना चाहिए। और इसी तरह का वैल्यू कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए रहेंगे ऊपर, जिसको डिवाइड करके आपको जो दिया रहेगा उस पार्टिकल को डिवाइड कर दोगे इस एवोगैड्रो नंबर से, आपकी वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। या फिर जो मास उस एटम का, मॉलिक्यूल का दिया रहेगा, आयन का, उसका मास लिखोगे अपॉन उसके आयन का, कंपाउंड का मोलर मास लिखोगे अपॉन में, और उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब जब देखो ये दोनों फार्मूला क्या है, ये दोनों देखिए फार्मूला n के इक्वल हो, तो मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, जब दोनों n के इक्वल हैं तो दोनों को हम लोग स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस तरह आ जाएगा मेरा, इस तरह इक्वल टू, अब गिवन मास निकालने के लिए गिवन मास, जो कि भैया पूछ देगा कि भैया तो इसका x ग्राम ऑफ मास इसमें दिया है, ये फलाना ढिकाना सब कुछ देकर रखा है, तो इसका गिवन मास, उसका ओरिजिनल मास क्या है, तो उसका ओरिजिनल मास निकालने के लिए यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लिखोगे अपॉन यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर इंटू m कर दोगे, जो कि होगा आपका मोलर मास, आपका आ जाएगा यहाँ पे गिवन मास। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एनी एटम इन गिवन कंपाउंड।
परसेंटेज ऑफ एनी एटम, किसी एटम का एक कंपाउंड दिया होगा मेरा, जैसे CO2 दिया है, CO2 में मेरा कार्बन का कितना परसेंटेज है, तो निकालने के लिए मास ऑफ एलिमेंट, इस कार्बन का आप मास लिखोगे, है कि नहीं, कार्बन का मास लिखोगे अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड का मास लिखोगे आप पूरा इनटू 100 कर दोगे। ठीक, ये CO2 है। अब कार्बन का क्या होता है, 12 होता है मास, यहाँ पे 12 लिखोगे और फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल का पूरा मास कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे 2 है, 2 × 16 32, 32 + 12 करोगे तो क्या हो जाएगा मेरा, डिवाइड बाई 44 × 100। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा कार्बन का, ठीक ना, कार्बन का कितना परसेंटेज है इस कंपाउंड में वो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, ठीक ना। ये फॉर्मूला आशा करता हूँ अच्छे से रिवाइज कर लोगे, पढ़ लोगे, क्योंकि अगली वीडियो में हम ये NCERT के एग्जाम्पल्स जो आपके दे के रखे हैं बुक में उसको डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं अच्छे से, एक एक पेज को, एक एक फॉर्मूले को अच्छे से हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ टॉपिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इस वीडियो को जरूर दिखेगा न्यूमेरिकल वाले को, अदरवाइज आपका ये जो 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर देख रहे हो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। काफ़ी मेहनत लगी है आपकी भी देखने में वीडियो को, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत मेरी भी लगी है इस वीडियो को एक्सप्लेन करने में। आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करोगे, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करोगे। थैंक यू जैन, वी विल मीट यू इन द न्यूमेरिकल वीडियो।